स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएससी फॉर सीबीएसई। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी सीरीज चल रही है वो सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस सीबीएसई हिस्ट्री फिलहाल हम कर रहे हैं अपने सीरीज के अंदर। इसके अलावा हम अपना जो सिविक्स है और इसके अलावा जो हमारा हिस्ट्री तो कर ही रहे हैं हम, ठीक है। देन इसके अलावा हमारा जो इको है और ज्योग्राफी है, ठीक है, इनको भी हम करेंगे इसी चैनल के ऊपर। हम आपको जो हमारा इम्पोर्टेंट और सबसे जो इम्पोर्टेंट डाटा है या फिर कह सकते हैं आपके लिए बहुत उपयोगी सामग्री है वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस वाले लेक्चर के अंदर हम हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है औद्योगिकीकरण का युग, वो हम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर उसके आंसर कर रहे हैं। और आप देखोगे कि सीबीएसई में ये कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। ये 2010 में, 2012 में, 2016 में लगातार आप देख रहे हो कि लगातार सीबीएसई ने अनेक वर्षों में पिछले वाले पेपर्स में भी इसको पूछा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले आप देखोगे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि जॉबर कौन थे। तो यहां पर देखिए लिखा है जॉबर कौन थे। नौकरी पाना सदा से ही क्या रहा है, आज के समय की बात नहीं है, पहले से ही मुश्किल रहा है। तब भी जब मिलों की संख्या बढ़ रही थी, यानी कि कारखाने खुल रहे थे और श्रमिकों की मांग बढ़ रही थी, ऐसे समय में भी नौकरी पाना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि जितने उद्योग खुल रहे थे, जितने मिल खुल रहे थे, उससे ज्यादा संख्या में क्या थे, उससे ज्यादा संख्या में श्रमिक थे। तो हमेशा से ही श्रमिक वर्ग की संख्या क्या रही है, ज्यादा। काम मांगने वालों की संख्या हमेशा से ही आप देखोगे काम की तुलना में क्या रही है, ज्यादा रही है। श्रमिक ज्यादा और काम कम। मिलों में प्रवेश भी क्या था, प्रतिबंधित। कोई भी ऐसे मिल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। उद्योगपति अधिकतर जॉबर जो होते थे उनकी भर्तियों के लिए उनको नियुक्त किया करते थे, यानी कि नई भर्ती जो होगी किसके माध्यम से होगी, जॉबर के माध्यम से होगी। ये जिस व्यक्ति को कहेंगे उसको नियुक्त किया जाएगा। अक्सर जो जॉबर होता था वो क्या होता था, एक पुराना और एक विश्वसनीय ही कोई मजदूर हुआ करता था जिस पर एक विश्वास था, भरोसा था। वह अपने गांव से लोगों को लेकर आता था, ठीक है, उनकी नौकरी सुनिश्चित कराता था, पक्की कराता था, और शहर में उनको बसने में भी क्या देता था, काफी हेल्प करता था, मदद। और संकट के समय में उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार करने के लिए वो उनकी हेल्प करता था। इसलिए जॉबर कुछ अधिकतर और शक्तिशाली बन गए। जॉबर क्या थे, पावरफुल हो गए, क्योंकि एक तरीके से रोजगार दिलाने वाला जो काम था वो इनका हो गया, ठीक है। और उन्होंने बेहतर पद और धन और उपहारों की मांग शुरू कर दी कि भाई अब हम काम जब दिलाएंगे तब आप हमें या तो पैसा दोगे या फिर हमें गिफ्ट दोगे, ठीक है, तो हम आपको काम दिला देंगे। यानी कि एक तरीके से करप्शन या फिर कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार, वह श्रमिकों के जीवन को एक तरीके से क्या करने लगे, नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने लगे, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है और ये भी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। और देख रहे हैं आप 2013 का जो क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें ये पूछा गया था कि भारत के अंदर 20वीं सदी के पहले दशक में औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या परिवर्तन आए, उनके बारे में पूछ रहे हैं। फिर एक बार क्वेश्चन देखिए, भारत में 20वीं सदी का मतलब समझते हैं आप, यानी 1900 से लेकर और सन 2000 तक, ठीक है। ये जो 100 वर्ष है इनको कहा जा रहा है 20वीं शताब्दी, ठीक है। और इसके भी पहले दशक की बात करें तो पहले दशक का मतलब आप समझ लीजिए, पहले दशक का मतलब है कि 1901 से लेकर और 1910। तो 1901 से लेकर 1910 इसके बीच में भारत के अंदर औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए उसके बारे में पूछ रहा है। और ये सीबीएसई में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए जब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मतलब देखो होता है कि 19वीं शताब्दी पूछ रहा है, तो 19वीं का मतलब समझ लो 1800 से लेकर और 1900 तक। ये कौन सी शताब्दी है, 19वीं शताब्दी। और उसका भी क्या कह रहा है, उसका भी कह रहा है उत्तरार्ध। तो उत्तरार्ध का मतलब समझ लेना 1850 तक की बात कर रहा है, ठीक है, 1850 तक की बात कर रहा है उत्तरार्ध, ठीक है। उसके बाद का जो पहले वाला जो है पूर्वार्ध है 1850 से लेकर और 1900 तक। ये जो 50 साल है इसको क्या कहा जा रहा है,
इसको कहा जा रहा है उत्तरार्ध। और अगर आप देखोगे 1801 से लेकर और 1849 या 50 जो भी है आप मान सकते हो, उसको बोलते हैं पूर्वार्ध। तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। जब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय व्यापारियों ने उद्योग लगाने शुरू किए, तब उन्होंने मैनचेस्टर से सामान भारत के बाजार में स्पर्धा करने से परहेज किया। सूती वस्तुओं का उत्पादन भारत में 1900 से 1912 तक क्या हो गया, काफी दोगुना हो गया। तो ये आप देख रहे हैं, ये चेंजेस देखने के लिए मिला कि मैनचेस्टर के सामान से भारत के बाजार में स्पर्धा करने से क्या किया गया, परहेज किया गया, ठीक है। और ये परहेज किसने किया, भारतीय उद्योगों ने किया, ठीक है, उन्होंने कंपटीशन नहीं किया। दूसरी बात आप देखोगे, यद्यपि हालांकि प्रथम विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास काफी क्या था, धीमा, और युद्ध ने एक नई स्थिति को उत्पन्न कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश जो मिलें थी वो तो सेना की जरूरतों की पूर्ति के लिए और युद्ध संबंधी जो भी उत्पादन थे उनमें क्या थी, उनमें लगी हुई थी। उनका ध्यान तो केवल युद्ध को जीतने में था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीता कैसे जाए, इसीलिए वो अपनी सेना के लिए और युद्ध की जो सामग्री थी केवल उसी के उत्पादन तक उनका ध्यान सीमित था। भारत में मैनचेस्टर का आयात भी क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि ज्यादा सप्लाई तो वहीं सैनिकों के लिए होने लगी। अचानक भारतीय मिलों को घरेलू बाजार मिल गया, क्योंकि अब उनके लिए मैदान खाली था और अब वह आराम से प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते थे और पूरा का पूरा बाजार उन्हीं का था जहां पर वो अपना माल बेच सकते थे। लेकिन युद्ध लंबा चलने के कारण भारतीय कारखानों को भी युद्ध सामग्री जैसे बूट, बैग, सेना की वर्दी के कपड़े, टेंट, चमड़े के जूते और घोड़े और खच्चरों की जो काठी होती थी, इस तरीके की सामानों को बनाना पड़ा और उनको सप्लाई करना पड़ा। ये उनको कहा गया कि ये वो बनाएं और सप्लाई करें, ठीक है, सेना के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके का बदलाव और परिवर्तन देखने के लिए मिला था। अब आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। ये क्वेश्चन देखिए, ये 2012 में और 14 और 16 में ये पूछा गया है। क्वेश्चन ये है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर की दृष्टि से। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 19वीं शताब्दी जब प्रारंभ होती है, यानी कि 1800 की बात करें तो 19वीं शताब्दी जब प्रारंभ होती है तो भारतीय कपड़ा उद्योग को कड़ी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का सामना क्यों करना पड़ा था, किसके साथ उनका कंपटीशन हुआ। देखिए, तो हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक बार राजनीतिक शक्ति स्थापित करके व्यापार पर एक अधिकार का दावा कर सकती थी। उसको ये लगता था कि व्यापार पर हमारा एक अधिकार है और वो जिस तरीके से चाहे अपना प्रबंधन और अपना नियंत्रण कर सकती है और इस तरीके की प्रणाली को वो विकसित कर सकती है। लेकिन आप देखोगे कि कीमतों पर नियंत्रण हो और सूती और रेशमी कपड़ों की आपूर्ति सुनिश्चित हो, ये काम कई चरणों में किया गया, यानी एक साथ नहीं किया। ये ब्रिटिश सरकार के लिए भी इतना आसान नहीं था कि भारतीय उद्योगों को पछाड़ पाना और अपना एक अधिकार स्थापित करना पाना या प्रबंधन और नियंत्रण जैसी प्रणाली को विकसित करना, ये काम उन्होंने एक साथ नहीं किया। कीमतों पर नियंत्रण जैसे काम या सूती और रेशमी कपड़ों की जो आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, ये काम उन्होंने चरणबद्ध तरीके से किया, यानी कि स्टेप बाय स्टेप किया। इसके अलावा कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने और बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की भी कोशिश की। देखिए, एक तरफ क्या है, एक तरफ है कंपनी, ठीक है, इसको समझेंगे। एक तरफ कंपनी है, एक तरफ कौन है, एक तरफ है बुनकर, और बीच में कौन है, यहाँ पर कंपनी है, यहाँ पर बुनकर है और यहाँ पर कुछ दलाल लोग हैं, ठीक है, जिनको कहा जा रहा है कि वो व्यापारी और किनके बीच में बेटा, बुनकर और कंपनी के बीच में क्या करते थे, एक तरीके से उनको आपस में जोड़ने का काम करते थे। लेकिन कंपनी क्या चाहती थी, कंपनी चाहती थी कि इनको बीच में से निकाल दिया जाए और डायरेक्ट जो है बुनकरों का नियंत्रण किसके हाथ में आ जाए, कंपनियों की। कंपनियों ने बुनकरों पर निगरानी रखने और माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए कुछ वेतन भोगी कर्मचारी, कुछ सैलरी बेस्ड जो एम्प्लॉयज थे उनको भी रख लिया, और इन्हीं को क्या कहा जाता था, गुमाश्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था गुमाश्ता, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के कपड़ा निर्यात में काफी कमी आ गई थी। क्या कारण थे जो भारत के कपड़े के निर्यात में कमी आई? तो देखिए तो सबसे पहले निर्यात कर लगा दिया गया। जब इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग विकसित हो गया काफी, और औद्योगिक संगठनों को एक देश से, ठीक है बेटा, एक देश से दूसरे देश में, है ना, आयात होने वाले कपड़ों की चिंता सताने लगी। उनको लगने लगा कि भाई देखिए हमारा कंपटीशन किसी से भी ना हो, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने वहां की गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट, उनके ऊपर ये दबाव बनाया कि सूती कपड़ों के आयात पर टैक्स लगा दिया जाए, जिससे कि मैनचेस्टर का जो सामान है वो ब्रिटेन में किसी प्रतिस्पर्धा के बेचा जा सके। यानी अपना माल तो दूसरे के देश में ले जाकर बेच दो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई दूसरे देश का कोई माल या कोई कपड़ा हमारे देश में आ रहा है तो उससे हमारी क्या हुई, हार्ट बीट बढ़ रही है। क्यों इन व्यापारियों की हार्ट बीट बढ़ी? इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैनचेस्टर के कपड़े के साथ में भारतीय कपड़े की प्रतिस्पर्धा हो, क्योंकि भारतीय कपड़ा जो था उसकी एक अपनी क्वालिटी हुआ करती थी और विश्व प्रसिद्ध भी था पहले से ही। तो ये जो लोग थे वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गए और उन्होंने अपनी सरकार पर एक प्रेशर बना दिया, एक दबाव बना दिया कि सूती कपड़ों के आयात पर जो ब्रिटेन में कपड़ा आ रहा है उसको रोक दिया जाए, ताकि मैनचेस्टर का जो सामान है, जो कपड़ा है ब्रिटेन में जो तैयार होता है, ठीक है, उसको कंपटीशन से बचाया जा सके। तो पहले तो इन्होंने ये किया, जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा कि भारत के कपड़े के निर्यात में काफी कमी आ गई। दूसरी बात, मशीन निर्मित सामान भारत में, उद्योगपतियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन में बने सामान को भारत में बेचने का दबाव बनाया। यानी कि देखिए एक तरफ उनकी जो वस्तु है वो आने से रोक रहे हैं और अपनी वस्तु को ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि भारत में जाए। ये मशीन निर्मित वस्तुएं होती थी जो अच्छी और सस्ती थी, इसलिए उन्हें भारत में काफी अच्छा बाजार मिल गया। ठीक है बेटा, और आपको तो पता ही है कि भारत में गरीबी थी, तो इसलिए भारत के लोग सस्ती चीजों पर भी मतलब एक तरीके से उनका आकर्षण था कि सस्ती है और अच्छी है तो ले लेते हैं। तो इससे भी क्या हुआ कि भारतीय जो कपड़ा था उसको काफी नुकसान हुआ, उसको काफी चोट पहुंची। और थर्ड पॉइंट है कि 18वीं सदी के अंत तक भारत में सूती कपड़े का आयात नहीं होता था, लेकिन 1850 तक सूती कपड़े का आयात भारत के कुल आयात का 31% था। यानी कि पहले केवल भारत में जो कपड़ा बनता था वही भारत में बिकता था और वही मार्केट में दिखाई देता था। लेकिन आप देखोगे कि 1850 तक जो भी सूती वस्त्र भारत में था उसका 31% जो था वो तो कहाँ से आ रहा था, वह तो वहां से आपके इंग्लैंड से और मैनचेस्टर से आ रहा था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि एक तरफ तो भारत का कपड़ा, दूसरी तरफ ब्रिटेन का कपड़ा, और इस कंपटीशन में नुकसान किसका हो गया, भारतीय वस्त्र उद्योगों को इससे नुकसान पहुंचा। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारा सीबीएसई के पेपर में 2012 में ये पूछा गया था क्वेश्चन था कि 20वीं सदी के प्रथम दशक तक भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को परिवर्तनों की श्रृंखला ने प्रभावित किया था। देखिए क्या कह रहे हैं वो कि 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक यानी 1901 से लेकर और 1910 तक की बात करें, जो औद्योगिकीकरण हुआ और जो चेंजेस हुए उनके बारे में वो पूछ रहे हैं कुल मिलाकर। तो यहाँ देखिए भाई, सबसे पहले तो स्वदेशी और बायकॉट आंदोलन, क्योंकि गांधी जी जैसे लोग थे, इसके अलावा बेटा और भी कुछ नेता थे हमारे यहाँ पर, क्योंकि देखिए ब्रिटिश सरकार ने कह दिया था कि हम 1905 में बंगाल का विभाजन करेंगे। तो बंगाल का विभाजन होने की वजह से भी लोगों ने कहा कि हम भाई अंग्रेजों का कपड़ा या कोई वस्तु नहीं खरीदेंगे, तो स्वदेशी का, तो बेटा क्या किया गया, स्वदेशी को अपनाने की बात की गई और विदेशी कंपनियों के बायकॉट की बात की गई। तो एक आंदोलन चला जिसकी वजह से क्या हुआ, काफी सूती वस्त्र जो उद्योग थे उनको, जो इंडिया के थे, उनको बेनिफिट मिला और अंग्रेजों को इससे लॉस हुआ। तो 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी और बायकॉट आंदोलन शुरू हुए, जिन्होंने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया। भारतीय सामान विशेषकर कपड़े की मांग बढ़ गई क्योंकि लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दिया और उनको जलाया भी गया। देन इसके अलावा आप देखोगे औद्योगिक संगठनों ने अपने सामूहिक यानी सबके हितों की रक्षा के लिए स्वयं को व्यवस्थित किया, स्वयं को एक जगह इकट्ठा किया और सरकार को शुल्क संरक्षण बढ़ाने और अन्य रियायतें देने के लिए क्या डाला, उन पर प्रेशर डाला, उनको दबाव डाला कि सरकार हमको शुल्क में यानी कि टैक्स में एक तरीके से छूट दे और हमको कुछ कंसेशन दे। इसके अलावा चीन को निर्यात में कमी आई। देखो 1906 से चीन को भारतीय धागे के निर्यात में कमी आई। इसका कारण क्या था, इसका कारण यह था कि चीन और जापानी मिलों में बने सामानों से
चीनी बाजार काफ़ी क्या हो गए थे, भर गए थे, जिसकी वजह से चीन को निर्यात में क्या आ गई बेटा, कमी आ गई। तो ये कारण थे जिसकी वजह से आप देखोगे कि औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में इस तरीके के परिवर्तन दिखाई दिए। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके आंसर थे, और ये वो क्वेश्चन थे जो विगत परीक्षाओं में हर साल या किसी ना किसी वर्ष में आपसे सीबीएसई के द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में, न्यू नॉलेज के साथ में, लेकिन सेम चैनल पर। नाम है PSC 4 CBSE। थैंक यू।